नमस्कार दोस्तों। सेकंड लेसन पढ़ रहे थे भोली नाम से, और उसका फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस प्रकार से वो स्कूल में जाती है भोली और उसकी अध्यापिका उसे एक किताब देती है और ये कहती है कि तुम्हें रोजाना क्या करना है, विद्यालय में आना है, स्कूल में आना है। तो इसके बाद में जो भोली है वो हामी भी पढ़ लेती है। आइए इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। इन 1 मंथ, एक ही महीने में, यू विल बी एबल, तुम सक्षम हो जाओगी, टू रीड, पढ़ने में, दिस बुक, इस किताब को। और अध्यापिका कहती है कि तुम एक ही महीने में ये किताब पढ़ने लग जाओगी। देन, तब, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगी, ए बिगर बुक, एक बड़ी किताब। देन, और उसके बाद में, ए स्टिल बिगर वन, उससे भी एक बड़ी किताब क्या करूँगी मैं तुम्हें पढ़ने के लिए दूंगी। ये बात उससे भोली की अध्यापिका उसे कहती है। इन टाइम, और समय जैसे जैसे बीतेगा, यू विल बी मोर लर्नर्ड, तुम अधिक बुद्धिमान बन जाओगी, पढ़ी लिखी बन जाओगी, देन एनी वन एल्स, किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में, इन द विलेज, जो किसमें रहेगा, आप तुम्हारे गांव में। और अध्यापिका कहती है कि समय के साथ साथ तुम अपने गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बन जाओगी। देन, तब, नो वन विल ईवर, जब कोई भी नहीं, बी एबल, सक्षम होगा, टू लाफ एट यू, तुम्हारे ऊपर हंसने में या मजाक उड़ाने में। और जब तुम पढ़ लिख जाओगी तो कोई तुम्हारा मजाक उड़ाने लायक नहीं रहेगा। पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हारी बातों को सुनेंगे, विद रेस्पेक्ट, बहुत सम्मान के साथ। एंड यू विल बी एबल, और तुम सक्षम हो पाओगी, टू स्पीक, बोलने में, विदाउट, के बिना, द स्लाइटेस्ट स्टैमर, बिना हक लाए। और उसने कहा कि जब तुम पढ़ने लिखने लग जाओगी तो लोग तुम्हें सम्मान देने लगेंगे और तुम बिना हक लाए क्या कर पाओगी, बोल पाओगे। अंडरस्टैंड, क्या तुम ये बात समझ गई? नाउ गो होम, चलो भोली अब अपने घर पर जाओ, एंड कम बैक, और वापस आ जाना, अर्ली टुमारो, कल जल्दी ही, मॉर्निंग, सुबह में। और उसे कहा कि अब तुम अपने घर जा सकती हो और कल तुम्हें क्या करना है, वापस स्कूल में आना है। भोली फेल्ट, भोली को महसूस हुआ, एज इफ, जैसे कि, सडनली, अचानक, ऑल द बेल्स, वो सारी की सारी घंटियाँ, इन द विलेज टेम्पल, उस गाँव के मंदिर की, वर रिंगिंग, जैसे बजने लग गई हो। एंड द ट्रीज, और वो पेड़, इन फ्रंट ऑफ स्कूल हाउस, जो स्कूल के भवन के जस्ट सामने थे, हैड ब्लॉसम्ड इनटू रेड फ्लावर्स, जैसे उसके ऊपर क्या हो गए हों, लाल लाल फूल खिल गए हों। ये बात सुनते ही भोली बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती है। ऐसा लगता है जैसे गांव की घंटियां बजने लगी हैं मंदिर की, और स्कूल के सामने जितने भी पेड़ थे वो अचानक खिल उठे हैं। ये उस भोली के आंतरिक मन की भावनाओं को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। हर हर्ट, उसका हृदय, वाज थ्रॉबिंग, धड़क रहा था, विद ए न्यू होप, एक नई आशा के साथ, एंड ए न्यू लाइफ, और एक नए जीवन के लिए। और भोली बहुत खुश थी, उसका हृदय धड़क रहा था नई आशा के साथ। 10, इस प्रकार से, द ईयर्स पास्ड, उसके जीवन के जो वर्ष थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, बीतने लगे। द विलेज, वो गांव, बिकेम ए स्मॉल टाउन, एक छोटा सा अब क्या हो गया था, कस्बा बन गया था। तो छोटा गांव था, अब वो बड़ा हो गया है। द लिटिल प्राइमरी स्कूल, और वहाँ क्या हुआ, छोटा सा प्राथमिक विद्यालय, बिकेम ए हाई स्कूल, वो एक उच्च विद्यालय बन गया था। देयर वर नाउ ए सिनेमा, अब उस गांव में एक थिएटर भी था, सिनेमा हॉल भी था। अंडर ए टिन शेड, एक चद्दर के झोपड़ी के नीचे जिसे आप कह सकते हैं। एंड ए कॉटन ग्रेनिंग मिल, और साथ में एक रुई को काटने का या फिर धुनने का क्या थी, एक कारखाना भी वहाँ पर लगा हुआ था। तो कुछ कारखाना और एक थिएटर भी वहाँ पर उस गांव में बन चुका था, जो कि अब कस्बा बन चुका है। द मेल ट्रेन, और एक रेलगाड़ी जो कि संदेश लेकर आती थी, बिगान टू स्टॉप, वो भी रुकने लगी, एट द रेलवे स्टेशन, उस रेलवे स्टेशन पर। तो एक मेल ट्रेन जो हुआ करती थी वो भी वहाँ पर रुकने लगी। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, रात का भोजन करने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, रामलाल जमींदार अपनी पत्नी से कहता है, देन, तब, शैल आई एक्सेप्ट, क्या मैं स्वीकार कर लूँ, बिशंबर्स प्रपोजल, बिशंबर का प्रस्ताव। रामलाल अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या मैं उस बिशंबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लूं। अब देखते हैं बिशंबर ऐसा क्या प्रस्ताव लेकर आया है। यस, हाँ, सर्टेनली, निश्चित रूप से। हिज वाइफ सेड, रामलाल की पत्नी कहती है कि हाँ, तुम्हें वो प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। भोली विल बी लकी, भोली बहुत सौभाग्यशाली होगी, टू गेट, प्राप्त करके, सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, एक इतना खाता पीता और अच्छे परिवार वाला खुशनुमा क्या दुल्हा। तो माँ कहती है भोली की कि भोली को ऐसा पति मिलेगा, अच्छा खासा व्यक्ति मिलेगा, कामकाज करता हुआ, तो वो बहुत सौभाग्यशाली होगी। ए बिग शॉप, क्योंकि उसके पास एक बड़ी दुकान है। ए हाउस होल्ड, ए हाउस ऑफ हिज ओवन, उसका खुद का घर भी है। एंड आई हियर, और मुझे यह भी सुनाई पड़ा है, सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, कि वो इतना धनी है कि कई हजार रुपए तो उसके बैंक में भी पड़े हैं। मोर ओवर, इसके अलावा, ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, वो क्या नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का दहेज भी नहीं मांग रहा है।
तो विशंबरनाथ की जो पत्नी थी वो कहती है कि भोली को ऐसा पति मिलकर अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके पास खुद के पास अपना एक घर है, एक दुकान है और कई हजार उसके बैंक में भी पड़े हैं, और इसके अलावा वो क्या नहीं कर रहा है, हमसे किसी प्रकार की दहेज की भी मांग नहीं कर रहा है। दैट्स राइट, हाँ तुम्हारा कहना सही है, बट ही इज नॉट सो यंग, लेकिन वो उतना जवान नहीं है। यू नो, तुम्हें पता होना चाहिए, ऑलमोस्ट द सेम एज, अरे वो तो उसी आयु का है एज आई एम, जितना मैं हूँ। भोली का पिता कहता है कि हम उससे भोली की शादी तो कर रहे हैं, लेकिन वो उतना जवान नहीं है, वो बूढ़ा है मेरे ही जितना। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और इसके साथ साथ वह लंगड़ा कर भी चलता है, वह थोड़ा लंगड़ा भी है। मोर ओवर, इसके अलावा द चिल्ड्रन, वो बच्चे फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, जो उसकी पहली पत्नी के थे, आर क्वाइट ग्रोन अप, वो भी अब क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। तो भोली के लिए एक ऐसा प्रस्ताव आया है, जो आदमी लगभग भोली के पिता की आयु का है, और उसके एक पत्नी पहले भी थी जो अब नहीं है, और उसके बच्चे भी अब क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। इसके अलावा वो व्यक्ति क्या करता है, लंगड़ा कर भी चलता है। तो भोली की माँ देखते हैं क्या कहती है। सो वॉट डज इट मैटर, अरे तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हिज वाइफ रिप्लाइड, विशंबरनाथ की पत्नी ने कहा। 40, हो सकता है वो 40 साल का हो, 5, और हो सकता है 45 का हो, और 50, या फिर हो सकता है वो कितने का हो, 50 का हो। इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर ए मैन, किसी पुरुष के लिए ये कोई ज़्यादा आयु नहीं है, वो इस आयु में भी शादी कर सकता है। वी आर लकी, हम सौभाग्यशाली हैं, दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, कि वो किसी दूसरे गांव में रहता है। एंड डज नॉट नो, उसे तो पता भी नहीं है, अबाउट हर पॉक मार्क्स, उस भोली के चेचक के दागों के बारे में। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसके बुद्धूपने के बारे में भी उसे क्या नहीं है, पता नहीं है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रोपोजल, यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, सी में रिमेन, वो रहेगी अनमेरिड, बिना विवाह किए, ऑल हर लाइफ, अपने सारे जीवन। और माँ कहती है कि पुरुष के लिए 40, 45, 50 साल कोई ज़्यादा नहीं है, और ये तो अच्छा है कि वो किसी दूसरे गांव में रहता है, उस भोली के चेचक के दागों के बारे में पता नहीं है, ये भी नहीं पता कि वो कितनी बुद्धू है, और साथ में वो दहेज भी नहीं मांग रहा है। यदि हम उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे तो भोली अपने जीवन में क्या रहेगी, अनमेरिड ही रहेगी, वो कभी शादीशुदा नहीं होगी। पिता कहता है यस हाँ, बट आई वॉन्डर, लेकिन मुझे लगता है, वॉट भोली विल से, कि इस बारे में भोली क्या कहेगी, मुझे इस बारे में भी सोचना आता है। वॉट विल दैट विटलेस वन से, अरे वो मूर्ख लड़की क्या कहेगी। सी इज़ लाइक ए डम्ब काउ, वो तो क्या है, एक गूंगी गाय के समान है। तो वो एक भोली डाली है, वो क्या कहेगी इस बारे में। रामलाल कहता है मे बी यू आर राइट, हो सकता है कि तुम्हारा कहना सही हो। मटर्ड रामलाल, रामलाल बड़बड़ाता हुआ कहता है। इन द कॉर्नर ऑफ द कर्टयार्ड, उस आंगन के एक कोने में भोली ले अवेक, भोली जागती हुई पड़ी थी, ऑन हर कोट, अपनी खाट के ऊपर, चारपाई के ऊपर, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और अपने माता पिता की धीमी जो आवाज़ में बातें हो रही थी उनको क्या कर रही थी, भोली सुन रही थी। तो भोली वहाँ सो रही थी एक खाट के ऊपर, हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी, लेटी हुई थी, और अपने माता पिता की सारी बातें वो क्या कर रही है, सुन रही है। विशंबरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, ग्रोसर कहते हैं पंसारी। तो जो विशंबरनाथ था वो एक पंसारी था, उसके पास पंसारी की दुकान थी। ही केम, वो आया, विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ, एंड रिलेशंस, और सगे संबंधियों के साथ, विद हिम, अपने साथ लेकर, फॉर द वेडिंग, शादी के लिए। तो विशंबरनाथ बहुत सारे मित्रों को और अपने रिश्तेदारों को साथ लाता है बारात के रूप में शादी करने के लिए। ए ब्रास बैंड, एक पीतल का बैंड, प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून, एक बहुत ही अच्छी लेग या राग सुना रहा था, फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, एक भारतीय फिल्म से, हेडेड द प्रोसेशन, और वो उस बारात के आगे आगे क्या हो रहा था, चल रहा था। तो एक बैंड भी आया था, बारात के आगे आगे चल रहा था, और पुराना एक फिल्मी गीत क्या कर रहा था, वो सुना रहा था। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग, जबकि जो दूल्हा था वो सवारी कर रहा था, ए डेकोरेटेड हॉर्स, एक बहुत ही सुसज्जित घोड़े के ऊपर। तो जो विशंबरनाथ था वो एक घोड़े पर बैठा हुआ था। रामलाल वाज ओवरजॉयड, रामलाल अत्यधिक खुश हो गया, टू सी, देखकर, सच पंप एंड स्प्लेंडर, इतना दिखावा और इतनी शानो शौकत को। विशंबरनाथ बहुत ही ढंग से आया था वहाँ पे शादी करने के लिए, उसको देखकर भोली का पिता जो रामलाल है वो बहुत खुश हो जाता है। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी भी स्वप्न नहीं देखा था, दैट हिज फोर्थ डॉटर, की उसकी जो चौथी बेटी है, वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, की उसकी उतनी शानदार क्या होगी, शादी होगी। रामलाल ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी की इतनी शानदार शादी होने वाली है। भोलीज एल्डर सिस्टर्स, भोली की जो बड़ी बहनें थी, हु हैड कम, जो आई थी, फॉर द ओकेजन, उस शादी के अवसर पर,
वर एनवियस, वो ईर्ष्या कर रही थी ऑफ हर लक, उस भोली के भाग्य से। और भोली की जो बड़ी बहनें थी वो उस भोली की शादी को देखकर उससे क्या करने लग गई, जलने लग गई। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट, जब वो शुभ अवसर केम आया, द प्रिस्ट सेड, उस पुजारी ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, की दुल्हन को लेकर आओ। फेरे वगैरह का शादी का समय आया तो कहा कि दुल्हन को लेकर आओ। भोली जो थी दुल्हन के रूप में, क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, जिसने लाल और रेशमी दुल्हन के कपड़े पहन रखे थे, वाज लेड, उसे ले जाया गया टू द ब्राइड्स पैलेस, उस दुल्हन की जगह, नियर द सैक्रेड फायर, जो कि उस पवित्र अग्नि के पास में थी। तो पवित्र अग्नि के पास में उस दुल्हन के रूप में भोली को बिठा दिया गया, जिसने लाल और बहुत ही रेशमी कपड़े दुल्हन के क्या कर रखे थे, पहन रखे थे। गार्लैंड द ब्राइड, चलो दुल्हन को माला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके एक मित्र ने प्रॉम्प्टेड, याद दिलाया बिशंबरनाथ को। एक मित्र कहता है, दोस्त कहता है कि चलो दुल्हन को क्या करो, माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम, उस दूल्हे ने जो कि बिशंबरनाथ था, लिफ्टेड द गार्लैंड, वह माला उठाई, ऑफ द येलो मैरीगोल्ड, जो कि पीले गेंदे के फूलों की थी। ए वुमन, एक औरत वहां पर थी, स्लिप्ड बैक, उसने पीछे खींच लिया, द सिल्कन वेल, वह रेशम का घूंघट, फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, उस दुल्हन के चेहरे से। भोली ने एक अपना घूंघट निकाल रखा था, एक लड़की या महिला थी वहां पर जिसने उस भोली के सिर से क्या कर दिया, उस घूंघट को पीछे खींच दिया। बिशंबर टुक ए क्विक गैलेंस, तभी बिशंबर ने उस भोली की तरफ एक तीखी और तेज नजर डाली। द गार्लैंड रिमेंड पॉइज्ड, और वो जो माला थी वो रुक गई, इन हिज हैंड्स, उसके हाथों में ही, हाथ उसके बिल्कुल भी नहीं हिले। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन, और उस दुल्हन ने, भोली ने वापस खींच लिया, द वेल, उस घूंघट को, ओवर हर फेस, अपने चेहरे के ऊपर। तो उस भोली के चेहरे को देखकर बिशंबरनाथ अपने हाथों को रोक लेता है और भोली अपने घूंघट को वापस क्या कर लेती है, अपने चेहरे के सामने ले आती है। हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा, सैड बिशंबर, बिशंबर ने कहा, टू द फ्रेंड, अपने मित्र से, नेक्स्ट टू हिम, जो उसके ठीक सामने खड़ा था या पास में खड़ा था। बिशंबरनाथ अपने दोस्त से कहता है कि क्या तुमने उसका चेहरा देखा। सी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर तो क्या है, चेचक के दाग हैं। ये बात बिशंबरनाथ अपने दोस्त से कह देता है। तो उसका दोस्त कहता है, सो वॉट, अरे तो क्या हो गया, यू आर नॉट यंग इधर, तुम भी तो क्या नहीं हो, जवान नहीं हो। उसके चेहरे पर पॉकमार्क्स हैं, चेचक के दाग है, तो क्या हुआ, तुम भी तो अब जवान नहीं हो। ये बात उसका मित्र क्या कर देता है, दोस्त उसे कह देता है। मैं भी शायद, बट लेकिन, इफ़ आई एम टू मैरी हर, लेकिन यदि मैं उसे शादी करूंगा, हर फादर, उसके पिता को, मस्ट गिव मी, मुझे देने पड़ेंगे 5000 रुपीज़, 5000 रुपये। बिशंबरनाथ ने कहा कि उसके चेचक के दाग हैं उसके चेहरे पर, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। यदि उससे मैं शादी करूंगा तो उसके पिता को मुझे दहेज रूप में क्या करना पड़ेगा, 5000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट, रामलाल गया, एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, और अपनी पगड़ी को, साफे को वो रख देता है, हिज ऑनर, जो उसका सम्मान था, एट बिशंबर्स फीट, बिशंबर के पैरों में। और वो अपने सम्मान सूचक उस साफे को बिशंबर के पैरों में रख देता है और कहता है, डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, अरे मुझे इतना बेइज्जत तुम मत करो। टेक 2000 रुपीज़, कृपया 2000 रुपये लेकर क्या कर लो, ये शादी कर लो। ये बात रामलाल बिशंबरनाथ से कहता है। नो, नहीं, 5000, पूरे 5000 रुपये लगेंगे, और वी गो बैक, या फिर हम क्या हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने पास ही रखना। ये बात बिशंबरनाथ रामलाल से कह देता है। बी ए लिटिल कंसिडरेट, अरे थोड़ा तो विचार करो, थोड़ा तो सोचो प्लीज, कृपया। इफ़ यू गो बैक, यदि तुम वापस चले जाओगे बारात को लेकर, आई कैन नेवर शो, मैं नहीं दिखा पाऊंगा, माई फेस, मेरा चेहरा, इन द विलेज, इस गाँव में कभी भी। और वो कहता है कि यदि तुम बारात लेकर वापस चले जाओगे तो मैं गाँव में कभी अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। ये रामलाल बिशंबरनाथ से कहता है। देन तब, आउट विथ 5000, लाओ फिर 5000 रुपये निकालो। ये क्या कह देता है, बिशंबरनाथ कह देता है कि शादी करवानी है तो लाओ 5000 रुपये निकालो। टीयर्स, आंसू, स्ट्रीमिंग डाउन, बहते हुए जा रहे थे हिज फेस, उस रामलाल के चेहरे से। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर जाता है, ओपन द सेफ, उस तिजोरी को खोलता है, एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और 5000 रुपये के नोट क्या कर लेता है, गिनकर बाहर निकाल लेता है। ही प्लेस्ड द बंडल, और उन पैसों का जो बंडल था वो उसको रख देता है, एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, उस बिशंबरनाथ के पैरों में। रामलाल जाता है अंदर, 5000 रुपये नोटों के रूप में लेकर आता है और उन्हें बिशंबरनाथ के पैरों में रख देता है। ऑन बिशंबर्स ग्रेडी फेस, उस बिशंबर के लालची चेहरे पर, अपीयर्ड, नजर आई, ए ट्रिम्फेंट स्माइल, एक बहुत ही विजयी मुस्कुराहट। जो बिशंबरनाथ था उसके चेहरे पर खुशी महसूस होती है।
ही हैड गैम्बल्ड, क्योंकि उसने दाव लगाया था, जुआ खेला था एक तरह का, एंड वॉन, और वो इतना पैसा जीत गया था। गिव मी द गार्लैंड, लाओ लाओ मुझे वो माला दो। ही अनाउंसड, ये क्या करता है, घोषणा करते हुए विशंबरनाथ कहता है। तो विशंबरनाथ खुश हो गया कि उसको 5,000 रुपये मिल गए और कहता है कि लाओ माला लाओ। वंस अगेन, एक बार फिर से, द वेल वाज स्लिप्ड बैक, वो जो घूंघट था वो पीछे खिसका फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, उस दुल्हन के चेहरे से। बट दिस टाइम, लेकिन अब की बार, हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, अब की बार उस दुल्हन भोली की नजरें झुकी हुई नहीं थी। पहले जब उसका घूंघट उठा था तब उसकी नजरें झुकी हुई थी, लेकिन अब की बार दूसरी बार उसका घूंघट पीछे गया है, लेकिन अब की बार उस भोली की आंखें क्या नहीं है, झुकी हुई नहीं है। शी वाज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट, सीधी देख रही थी, टू एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने भावी पति की तरफ। और भोली क्या कर रही है, अपने भावी पति विशंबरनाथ को क्या कर रही है, देख रही है, घूर रही है। एंड इन हर आईज, और उसकी आंखों में, किसकी आंखों में, उस भोली की आंखों में, देयर वाज नेदर एंगर, ना ही तो कोई क्रोध था, नॉर हेट, और ना ही कोई क्या था, घृणा थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल पूर्ण रूप से तिरस्कार की भावना थी। भोली उसको घूर रही थी विशंबरनाथ को, और उसकी आंखों में किसी प्रकार का कोई गुस्सा भी नहीं था, कोई घृणा भी नहीं थी, बल्कि क्या था, कंटेम्प्ट था, एक तरह का तिरस्कार की भावना थी, त्यागने की भावना थी। विशंबर रेज्ड द गार्लैंड, विशंबर ने वो माला उठाई, टू प्लेस इट अराउंड, उसे चारों ओर डालने की, द ब्राइड्स नेक, उस दुल्हन के गले में। विशंबरनाथ उस माला को दुल्हन के गले में डालने ही वाला था, बट बिफोर, लेकिन इससे पहले कि ही कुड डू सो, वो ऐसा कर पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट, भोली का हाथ बाहर उठा, लाइक ए स्ट्रेक ऑफ लाइटनिंग, एक आकाश में गरजने वाली, गिरने वाली बिजली की कड़क की धारी के समान। एंड द गार्लैंड, और वो जो माला थी, वाज फ्लंग इनटू द फायर, जाकर किसमें गिर गई, आग में। तो भोली ने अपने हाथ को उठाया और उस आग की तरफ उस माला को वो क्या कर देती है, अपने हाथ से मारती है, तो आग में माला जाकर क्या हो जाती है, गिर जाती है। सी गॉट अप, भोली वहां से उठती है, एंड थ्रू अवे द वेल, और अपने घूंघट को क्या कर देती है, वो फेंक देती है या उतार देती है। पिताजी, हे पिताजी, सैड भोली, भोली ने कही ये बात इन क्लियर लाउड वॉइस, एक ऊंची और स्पष्ट आवाज में। हर फादर, उसके पिता, मदर, उसकी माँ, सिस्टर्स, उसकी बहनें, ब्रदर्स, उसके भाई, रिलेशंस, जितने भी संबंधी वहां आए थे, एंड नेबर्स, और जितने भी वहां पर उसके पड़ोसी थे, वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक, वो उसे बोलता देखकर सारे चौंक पड़े, विदाउट इवन, के बिना, द स्लाइटेस्ट स्टेमर, बिना थोड़ा सा भी हकलाए। और भोली कहती है पिताजी, ये बात सुनकर सारे वहाँ पर जितने भी लोग थे वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि भोली कभी भी बोलती नहीं थी, और आज वो जब वो बोली है तो बिना हकलाए वो क्या करते हैं, अपने पिताजी का नाम बोल देती है। पिताजी, हे पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपना पैसा वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से कभी शादी नहीं करूँगी। भोली ने कह दिया कि मैं इससे कभी शादी नहीं करूँगी। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, जो रामलाल था ऐसा लगा जैसे उसके हृदय पर एक वज्रपात हो गया हो, वह बहुत सदमे में चला गया। द गेस्ट, वहाँ आए हुए जो मेहमान थे, बिगान टू विस्पर, उन्होंने एक दूसरे से कानाफूसी करना शुरू कर दिया। क्या कहा, सो सैमलेस, कितनी बेशर्म है, सो अगली, कितनी भद्दी है, कितनी कुरूप है, एंड सो सैमलेस, और उतनी ही क्या है, अपने आप में बेशर्म है। ये वो लोग कहते हैं भोली के लिए। भोली, हे भोली, आर यू क्रेजी, क्या तू पागल हो गई, शाउटेड रामलाल, भोली का पिता चिल्लाया। यू वांट टू डिस्ग्रेस आवर फैमिली, क्या तुम अपने परिवार की बेइज्जती करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड, अरे कुछ तो इज्जत करो, कुछ तो ध्यान रखो, ऑफ आवर इज्जत, हमारी इज्जत का, कुछ तो ख्याल करो हमारी इज्जत का, क्या तुम हमारे परिवार की बेइज्जती करना चाहती हो। ये बात रामलाल अपनी बेटी भोली से कहता है। तो भोली कहती है, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, आपकी इज्जत के लिए ही तो, सैड भोली, भोली ने कहा, आई वॉज विलिंग, मैंने इच्छा रखी थी, टू मैरी, कि मैं शादी कर लूँगी, दिस लैम ओल्ड मैन, इस बूढ़े और लंगड़े आदमी से। भोली कहती है कि आपकी इज्जत की खातिर ही मैं इस लंगड़े और बूढ़े आदमी से शादी करने वाली थी, लेकिन आई विल नॉट हैव सच ए मैन, लेकिन मैं इस मतलबी, ग्रीडी, लालची और कंटेम्प्टेबल कवर्ड, इस तिरस्कारपूर्ण कायर आदमी को एज माई हस्बैंड, मेरा पति, कभी स्वीकार नहीं करूंगी। भोली कहती है कि इस मतलबी और लालची और तिरस्कारपूर्ण व्यक्ति को, तिरस्कृत व्यक्ति को मैं कभी अपना भविष्य का पति नहीं बनाना चाहती। ये बात भोली कह देती है।
आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट, मैं इसे कभी भी अपना पति स्वीकार नहीं करूँगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, ये बात भोली कह देती है। वॉट ए सैमलेस गर्ल, अरे कितनी बेशर्म लड़की है। वी ऑल थॉट, हम सभी सोचते थे, सी वाज ए हार्मलेस डम्ब काउ, कि ये तो एक ऐसी गूंगी गाय है जो कभी किसी को नुकसान या चोट नहीं पहुंचाएगी। ये बात कोई व्यक्ति वहां पर भोली के लिए कह देता है। भोली टर्न्ड वायलेंटली, भोली गुस्से के साथ घूमी टू द ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत की तरफ, और बूढ़ी औरत की तरफ घूमकर क्या कहती है बोली, यस आंटी, हाँ चाची, यू आर राइट, तुम सही थी। यू ऑल थॉट, तुम सभी ने ऐसा ही सोचा था। आई वाज ए डम्ब ड्राइवन काउ, कि मैं एक ऐसी गूंगी गाय हूं जिसे आप चाहे जिधर क्या कर देंगे, खदेड़ देंगे। दैट्स वाई, यही वो कारण था। यू वांटेड टू हैंड मी, कि तुम मुझे संभला देना चाहती थी, टू दिस हार्टलेस क्रीचर, इस दयाहीन प्राणी के हाथों में। तो वो उस विशंबरनाथ की तरफ इशारा करके कहती है कि हाँ चाची, तुम मुझे इसीलिए इस दयाहीन हृदयहीन व्यक्ति को क्या कर देना चाहती थी, सौंप देना चाहती थी। बट नाउ, लेकिन अब, द डम्ब काउ, ये जो गूंगी गाय तुम समझती थी, द स्टैमरिंग फूल, जिसे तुम हकलाने वाली मूर्ख कहती थी, इज स्पीकिंग, देखो आज ये क्या करने लगी है, बोलने लगी है। बोली ये बात उस चाची से कह देती है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या तुम्हें और भी कुछ सुनना है या इतना ही काफ़ी है। ये भोली उस औरत को धमकाती हुई कहती है, सुनाती हुई कहती है। विशंबरनाथ द ग्रोसर, विशंबरनाथ जो कि पसारी था, स्टार्टेड टू गो बैक, वो वापस जाना शुरू हो जाता है विद हिज पार्टी, अपनी बारात के साथ। और विशंबरनाथ अपने घर की तरफ वापस रवाना हो जाता है जाने के लिए बारात के साथ। द कन्फ्यूज्ड बैंड्स मैन, और जो भ्रमित बैंड वाले थे, बैंड बजाने वाले थे, थॉट, उन्होंने सोचा दैट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, कि अवसर या फिर ये जो कार्यक्रम था वो समाप्त हो गया है। एंड स्टक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, उन्होंने क्या कर दिया, एक विदाई का गाना बजा दिया। तो जो बैंड वाले थे वो भ्रमित हो जाते हैं कि कार्यक्रम समाप्त हो गया है, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक विदाई का गाना बजा दिया। रामलाल स्टूड, रामलाल खड़ा था, रूटेड टू द ग्राउंड, जैसे वह जमीन से चिपक गया हो। हिज हेड बॉव्ड लो, उसका जो सिर था वो नीचे झुका हुआ था। विद द वेट ऑफ ग्रीफ, उस दुख के बोझ से, एंड सैम, और साथ में शर्मिंदगी से। दुख तो इस बात का था कि उसकी बेटी की शादी नहीं हो पाई, और शर्मिंदगी इस वजह से थी कि उसकी बेटी की शादी होते होते रह गई, ये लोग उसे हमेशा क्या करेंगे, ताना मारेंगे, इस वजह से वो दुखी था। द फ्लैम्स ऑफ द सैक्रेड फायर, और उस पवित्र अग्नि की जो लपटें थी, स्लोली लाइड डाउन, वो भी धीरे धीरे क्या हो गई, बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, प्रत्येक व्यक्ति वहां से जा चुका था। रामलाल टर्न्ड टू भोली, रामलाल अपनी बेटी भोली की तरफ घूमता है, एंड सैड, और कहता है, क्या कहता है रामलाल अपनी बेटी से, बट वॉट अबाउट यू, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल ईवर मैरी यू नाउ, कोई अब तुमसे कभी भविष्य में शादी नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे, अब हम तुम्हारी शादी कैसे करवाएंगे, या हम किस प्रकार से समाज में मुंह दिखाने लायक रहेंगे। एंड सुलेखा, और सुलेखा सैड इन ए वॉइस, उसने एक ऐसी आवाज़ में कहा, दैट वाज काम एंड स्टडी, जो आवाज़ अपने आप में शांत थी लेकिन निरंतर थी। मतलब यहाँ पे उस बोली का नाम वापस सुलेखा लिया गया है। इसका तात्पर्य अब उसमें ऐसे गुण विकसित हो गए हैं जो पढ़ाई के कारण, शिक्षा के कारण किसी व्यक्ति में आते हैं, आत्मविश्वास जो आता है, और उसकी आवाज़ जब लड़खड़ा नहीं रही है, तो यही उसके आत्मविश्वास को क्या करता है, दर्शाता है। क्या कहती है वो अपने पिता से, डोंट यू वरी पिताजी, है पिताजी, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूंगी, एंड मदर, और माँ की भी सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी विद्यालय में पढ़ाने लग जाऊंगी, वेयर आई लर्नड सो मच, जिस स्कूल में मैंने इतना सारा सीखा है। इजंट दैट राइट मैडम, क्या है मैडम, क्या मैंने ये जो बात कही है वो सही नहीं है। तो भोली अपने पिता से कहती है कि मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, माँ की भी सेवा करूंगी, और उसी स्कूल में पढ़ाने लग जाऊंगी जिसमें मैं इतना कुछ सीखी हूँ। और अपनी अध्यापिका से पूछती है कि क्या मैडम, मैंने जो बात कही है वो कुछ गलत है या सही है। देखते हैं उसकी अध्यापिका क्या कहती है। द टीचर, वो उसकी अध्यापिका, हैड ऑल अलॉन्ग, इतने लंबे समय तक स्टूड, खड़ी थी, इन ए कॉर्नर, एक कोने में, वॉचिंग द ड्रामा, और वो इस नाटक रूपी शादी को क्या कर रही थी, देख रही थी। तो बोली के पूछने पर उसकी अध्यापिका कहती है क्या, यस बोली, हाँ बोली, ऑफ कोर्स, वास्तव में, सी रिप्लाइड, उस अध्यापिका ने जवाब दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और उस अध्यापिका की मुस्कुराती हुई आंखों में,
वाज द लाइट, एक तरह की रोशनी थी, ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन, एक बहुत अथाह संतुष्टि की। वो उसके अध्यापिका संतुष्ट आज थी क्योंकि उसने उस भोली को इस लायक बना दिया है क्योंकि आज भोली अपने खुद के जीवन के निर्णय खुद कर सकती है। अब कैसा वो निर्णय था? दैट एन आर्टिस्ट फील, ऐसी संतुष्टि उसे महसूस होती है जैसा कोई कलाकार महसूस करता है व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन, जब वो उस पूर्ण कृति के बारे में सोचता है, ऑफ अ मास्टरपीस, जो उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति बनने वाली है। तो जब कभी भी कोई कलाकार अपनी अच्छी कृति के बारे में सोचता है, उसकी प्रसन्नता के बारे में सोचता है, लोगों के विश्वास के बारे में सोचता है और सोचकर जब खुश होता है, ऐसी ही खुशी संतुष्टि की क्या होती है उस भोली की अध्यापिका की आंखों में भी नजर आती है। इस प्रकार से उसके अध्यापिका उसे एक ऐसी भावी नागरिक बना देती है जो अपने कर्तव्य के लिए तो जिम्मेदार है ही, साथ में अपने जीवन को भी वो निखारना चाहती है और अपने खुद के निर्णय ले सकती है। यह आपके लेशन था जिसके राइटर हैं के अब्बास। और इस प्रकार से ये लेशन आपसे यही कहता है कि शिक्षा किसी व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है, चाहे उसके सामने कितने भी संकट आए। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।